हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने बोर के एटॉमिक मॉडल की जितनी परिकल्पनाएं थी उनको पढ़ा था। पहली परिकल्पना पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, साथ में ऊर्जा स्तर के बारे में बात की थी कि विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है, उसकी वजह से ऊर्जा मुक्त होती है। कभी वो फोटॉन को अवशोषित करता है, कभी फोटॉन को उत्सर्जित करता है। जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो फोटॉन उत्सर्जित करता है, और जो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो फोटॉन अवशोषित करता है। और साथ में देखा था उत्सर्जन में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला आया था n × n-1/2 और अवशोषण में निकल के आया था n-1। आई थिंक ये सारी बातें याद होंगी। आज के क्लास में हम लोग बोर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे, लेकिन हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए पढ़ेंगे, मतलब जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन ही होगा हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए बोर का एटॉमिक मॉडल। तो इसके लिए छोटा सा असम्पशन लिया है हमने कि माना एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान और आवेश क्रमशः m व e है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में Rn तथा इसका वेग Vn है, चक्कर लगा रहा है। तो अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका द्रव्यमान m दिया गया है, इधर जो चक्कर लगा रहा है nवीं कक्षा में तो Vn है, और यहां से जो दूरी है ये कितनी दे रखी है, Rn दे रखी है। ये नाभिक है, जानते हैं हम लोग, पढ़ा था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज देखी थी। तो ये अगर ये नाभिक है, ये नाभिक है, तो नाभिक के ऊपर आवेश कितना होता है, तो नाभिक के ऊपर आवेश लिखा जाता है +Z × E। बाद में Z को 1 रख देंगे हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए। तो अगर यहां से लिखें समीकरण, जैसे बोर्ड ने पोस्टुलेट्स दिए थे, परिकल्पनाएं दी थी, उन्हीं को यहां पर समराइज करते हैं। देखो पहला कैसे, इस पर लगने वाला जो अपकेंद्र बल होगा, ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्र बल या अपकेंद्र बल जो बाहर की तरफ लगेगा, अपकेंद्र बल, वो किसके बराबर लिखा जा सकता है, वो बराबर होगा स्थिर वैद्युत बल के, या फिर कूलाम बल के बराबर कर दो, डायरेक्ट लिख दो, कूलाम बल के बराबर होगा। और कूलाम बल यहां किसका काम कर रहा होगा, अभिकेंद्र बल। पढ़ा था अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है, दोनों के आकर्षण से मिलता है। दोनों को बराबर कर देते हैं। अभिकेंद्र बल, अब केंद्र क्या होगा, बाहर की तरफ लगेगा, तो mv²/r Rn बनेगा, इज इक्वल टू उधर क्या बनेगा, तो ये होता है स्मॉल k, Q1 Q2 या स्मॉल k ना लिख करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/4πε0। यहां पर होगा Q1 नाभिक का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर बनेगा। समीकरण 1 हो गई। दूसरा समीकरण भी दे रखी थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के बराबर या इसका पूर्ण गुणज होता है, तो वही है। यहां से दूसरी समीकरण लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा mv/r, r क्या होगा, n होगा, vn होगा, ये क्या लिखेंगे, n × h/2π के बराबर लिखा जाएगा। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। हो गई समीकरण 2। अब हमें इन्हें सॉल्व कर देना है और आंसर निकाल लेना। तो एक काम करो, इस r से इस r को कैंसिल करवा दो, यहां से जो r बचेगा एक, उस r में ये r की वैल्यू रख दो और इसे सॉल्व कर दो। तो क्या लिख देते हैं, या समीकरण 1 से वैल्यू निकाल लो। तो देखते हैं यहां से, समीकरण 1 से त्रिज्या लिख रहे हैं, तो लिखो समीकरण 1 से अगर हम यहां से Rn की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, समीकरण 1 से Rn की वैल्यू देखो, ये इधर चला जाएगा, ये बनेगा Ze², यहां से लिखेंगे Z × में E², ठीक है। तो ये Z × E² बन जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा और डिवाइडेड बाई में चला जाएगा, तो 4πε0 mvn का स्क्वायर, तो यहां बनेगा 4πε0 mvn और इसका बन जाएगा स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, सब लिखा है Ze², ठीक है, 4πε0 mvn का स्क्वायर। समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। तो अगर 2 में रखेंगे तो क्या होगा, mvn × में Rn की वैल्यू क्या है, तो ये लिखी गई है Z, या फिर Vn, चलो पहले Rn निकालना तो Rn निकाल लो, या Vn निकालना तो Vn निकाल लेते हैं, कुछ भी निकाल लो।
तो ये Rn की वैल्यू निकल के आई। अगर ये Rn की वैल्यू है दूसरी समीकरण में हम यहां से देखेंगे MVRn, ऐसा देखो यहां पर हम Vn की वैल्यू रखेंगे तो Vn की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगी NH/2π। यहां से देखो Rn इज इक्वल टू, इसे हटा दो अभी के लिए, अभी V निकालेंगे तब रख लेंगे, Rn इज इक्वल टू ZE² डिवाइडेड बाय में 4π एप्सिलॉन नॉट m। Vn का स्क्वायर लिखवाओ तो Vn का स्क्वायर निकालेंगे तो देखो Vn बनेगा क्या, Vn बराबर बन जाएगा n इंटू h/2π। यहां पर बन जाएगा, देखो Vn निकाल रहे हैं ना, तो ये बन जाएगा m इंटू में Rn बन जाएगा। इसी का स्क्वायर करना है तो करो n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 4π स्क्वायर m स्क्वायर, 4π स्क्वायर m स्क्वायर, और यहां बन जाएगा Rn का स्क्वायर। बन गया। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करवा दो, तो ये 4 वाला टर्म तो इधर चला जाएगा, या इस 4 को 4 से कैंसिल करवा देते हैं, देखो काट देते हैं, कुछ चीजों को कम पड़ जाएंगी। यहां पाई से एक पाई को कैंसिल करवा दो, इस 4 से इस 4 को कैंसिल करवा दो, एक m से ये m कैंसिल हो जाएगा, और कुछ बाकी रह गया, अभी नहीं, बाद में देखते हैं। अभी यहां पर हमारे पास जो Rn बनेगा वो कितना लिखा जा सकता है, देखो Rn इससे काटेंगे तो ये एक R बचेगा, तो Rn की वैल्यू यहां से लिखी जा सकती है, देखो एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर बटा, यहां पर क्या लिखेंगे Z E स्क्वायर इंटू में, यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर लिखेंगे पाई, और ये बन जाएगा m, ऐसा लिखेंगे। ये हमारे पास Rn की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हमारे पास Rn का रिजल्ट हो गया। अब यहां पर वैल्यू रख देते हैं, देखो वैल्यू किसकी रखनी है, हमें वैल्यू रखनी है कि हम इसमें जो नियत नहीं है उनको तो अलग हटा लेते हैं, जो नियत उनको अलग हटा लेते हैं, तो देखो Rn इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, Rn की वैल्यू बन जाएगी, देखो एप्सिलॉन नॉट नियत है, निकालो अलग इसे, h स्क्वायर भी नियत होता है, डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिख सकते हैं, पाई m इंटू में e स्क्वायर, ये तो हो गया नियत वाला पोर्शन, और यहां पर लिखा जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय में z बन जाएगा। होगा ऐसा, सबके मान हम जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 होता है। मात्रक क्या लिखा जाता है, सही है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा। और दूसरा h की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती, 6.626 गुणे 10 की घात माइनस 34, ये होता है जूल सेकंड में, सारी यूनिट भी याद होनी चाहिए। यहां पर जो m होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, तो 9.1 इंटू 10⁻³ -31 kg लिख सकते हैं इसे, ऐसा। और उसके बाद में यहाँ E की वैल्यू भी जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम बनेगा। ये सारे मान जब यहाँ रखे जाते हैं तो Rn की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 0.529, यहां निकल के आता है n स्क्वायर बाई z। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है, और ये वैल्यू किस में निकल के आती है, तो एंगस्ट्रॉम में निकल के आती है। ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये एज इट इज याद रखना है। अब अगर इसके आगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करें, देखो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है यहां पर, अगर हम बात करते हैं R1, या फिर ऐसे लिख देते हैं फॉर H एटम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर बात करें, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात करेंगे तो उसके लिए Z बराबर क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो उस केस में जो Rn बनेगा, Nv कक्षा की जो त्रिज्या बनेगी वो लिखी जाएगी 0.529, और इनटू में क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर बाई z है ना, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ n स्क्वायर बचेगा, और यहां पर z की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर यहां से बात करते हैं दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों के लिए, दो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए दो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए अगर बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, R1 बटा R2, या ऐसे लिख दो, R जो होगा समानुपाती है n स्क्वायर के, तो R1 बटा R2 जो होगा वो लिखा जाएगा N1 बटा N2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है इसे।
तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि हम कैसे किसी nवीं कक्षा की त्रिज्या का परिकलन कर सकते हैं। फार्मूला जो बना है, एक्चुअल फार्मूला वो ये है, हर बार हम इसका प्रयोग किया करेंगे। किसी चीज को निकालना होगा, इसका प्रयोग करेंगे और वैल्यू निकालते जाएंगे सबकी। तो ये हमारे पास हो गया अलग अलग ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जाओं की तुलना त्रिज्याओं की तुलना करवानी हो, त्रिज्याएं निकालनी हो, एक की दी गई हो दूसरे की निकालना हो तो निकाल सकते हैं। जेड की वैल्यू जब 1 रख दी जाती है, क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरा हमारा कंक्लूजन निकल के आता है कि हम कैलकुलेट करें कक्षीय वेग क्या होता है। मतलब जो यहां पर चक्कर लगा रहा था ये इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये जो Vn दिया गया, इस Vn की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। तो अभी यहां पर हम लोगों ने देखा था, Vn की वैल्यू रख रहे थे, यहां पर ये जो वैल्यू रखी गई है, यहां देखो Rn तो निकल आया ना हमारे पास, तो Rn निकल आया है और इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। यहां पर देखो तो यहां से Vn की वैल्यू निकल आएगी, तो लिख देते हैं MVn Rn। Rn बोलो कितना है, तो Rn आया है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय में यहां क्या बना है पाई m जेड ई स्क्वायर, पाई m जेड इंटू में ई स्क्वायर बना है। तो एम वी आर एन हो गया, बराबर में क्या लिखा गया था, n इंटू एच अपान 2 पाई के बराबर, यही तो था। इसमें से हमें Vn की वैल्यू चाहिए, तो Vn की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, देखो एक जो कट रहे हैं उनको काट दो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, एक n कैंसिल हो जाएगा, या लिखे रहने दो, कट गए मान लेते हैं। और यहां पर देखो एक इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, इतना हो गया। तो यहां पर क्या बचेगा, ये h है, एक h से एक h कैंसिल करवा दो, इसको चलो कैंसिल करवा देते, मान लेते हैं इस 2 से ये कैंसिल हो गया, ठीक। बाकी का बचा देखो, यहां पर बच जाएगा 2 पाई, यहां पर पाई से ये पाई भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या रह गया, z यहां पर है, तो Vn की वैल्यू निकालेंगे तो इधर तो बचा 1/2, ये एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा n, तो यहां पर चला जाएगा डिवाइडेड बाय में, एप्सिलॉन नॉट बचा वो लिख लो, यहां पर n बचा वो लिख दो, और साथ में क्या लिख सकते हैं, यहां पर एप्सिलॉन नॉट n इंटू में h, ये दोनों बचे वो लिख दो यहां पर। उसके बाद में ये जो लिखा गया है ये इधर चला जाएगा ऊपर की साइड, तो ये ऊपर की साइड जाएगा तो इसे लिखेंगे z इंटू में e का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें कि अब क्या बचा रह गया, तो यहां Vn था, Vn ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये तीनों लिख दिए, यहां पर जेड ई स्क्वायर लिखा जाएगा, इधर 2 बचा है, तो इधर 2 बचा है तो Vn की वैल्यू निकालेंगे तो 2 यहां पर लगाया जाएगा, ठीक है। साथ में यहां पर देखो ये जेड लिखा गया है, तो यहां इसलिए लिख सकते हैं n स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में h, और यहां पर वैल्यू बनेगी z बाई n बनेगा। तो ये हमारे पास Vn का रिजल्ट इस तरह से बन जाएगा। और यहां फिर से वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली जो वैल्यू पुट की जाएगी, तो यहां से जो Vn की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आती है, 1.189 इंटू 10 टू द पावर यहां 6 निकल के आता है, और यहां पर लिख दिया जाता है z बाई n। ये किस में आता है, मीटर पर सेकंड में निकल के आती है वैल्यू। तो ये मीटर पर सेकंड में निकालना हो किसी भी कक्षा में वेग, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक और पॉइंट यहां पर कभी प्रकाश की चाल से संबंधित करके इसे बताया जाता है, तो यहां लिख देते हैं फॉर H एटम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो उस केस में जो Vn बनेगा ये क्या लिखा जा सकता है, 2.189, पूरा लिखना चाहो लिखा रहने दो, इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6, और ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी डिवाइडेड बाय में 1/n लिखा जाएगा। तो इसको मीटर पर सेकंड में है ही, तो इसको ऐसे लिखा जाता है c/137 और n लिख देते हैं। ये वैल्यू भी मीटर पर सेकंड में ही निकल के आती है, अप्रोक्सीमेट ये भी लिखा जाता है। तो कभी ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया हो, इस तरह का कोई ऑप्शन दिया गया हो, तो यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमारे पास Vn निकल के आ जाएगा। तो ये Vn का फार्मूला हुआ, लेकिन फार्मूला हमें ये याद रखना है, ठीक है, ऐसा फार्मूला याद रखना कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। यहां पर जो त्रिज्या का फार्मूला निकल के आया वो ये फार्मूला है, ये फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब ये निकाल लिया, ये दोनों निकाल लिया। अब बात कर लेते हैं आगे ऊर्जाओं की। तो ऊर्जा क्या लिखी जाती, तो हम जानते हैं ऊर्जा यहाँ 3 तरह की होगी। क्या, एक होगी वैद्युत ऊर्जा, एक होगी स्थितिज ऊर्जा, एक होगी कुल ऊर्जा। तो सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा की।
गतिज ऊर्जा। क्या लिखी जाती है गतिज ऊर्जा, याद होगा तो गतिज ऊर्जा बराबर लिखी जाती है, या ऐसे लिख देते हैं के बराबर ये लिखी जाती हाफ mv² लिखी जाती है, सही है। यहां पर लिखा जाएगा हाफ mv²। वापस आओ, देखो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, यहां पर, यहां सबसे पहले इधर वाले जो फार्मूले लिखे गए यहां आओ वापस। ये क्या लिखा गया, mvn का स्क्वायर, सही है। तो अगर हम ये Rn से Rn को काट देते हैं, दोनों तरफ से Rn को काट दिया जाए, तो यहां mv² की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/4πε0 ZE² डिवाइडेड बाई में Rn बनेगा। तो लिख दो यहां पर, सबसे आसान तरीका होता है लिखने का। तो यहां पर ये वैल्यू लिखी जाएगी हाफ, ठीक है। mv² की वैल्यू क्या आई है, 1/4πε0, यहां लिखा जाएगा ZE² डिवाइडेड बाई में Rn। वापस आओ, Rn क्या लिखा गया है, ε0 n² h², ε0 n² h² डिवाइडेड बाई में, ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई में क्या होता है, पाई mZe², पाई mZe², ये लिखा जाएगा हमारे पास। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी बनेगी, क्या बनेगी काइनेटिक एनर्जी, वैसे देखो तो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करवा दो फिर से, पाई से देखो ये पाई कैंसिल हो जाएगा इस बार, सही है। और क्या कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है नहीं, लिख देते हैं बाकियों को। तो अगर यहां से लिखेंगे तो ये बन जाएगा Z, या इनको अलग अलग लिख देते हैं। यहां पर लिखा गया है पाई m e⁴, देखो या बना m बनेगा e⁴ बन जाएगा, डिवाइडेड बाय में, डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं यहां पर, ये 8 ε0, और यहां पर बन जाएगा n² को यहीं अलग रखते हैं, यहां पर बन जाएगा h², कुछ बाकी रह गया एक बार चेक कर लो, इनटू में यहां लिखा जाएगा Z² डिवाइडेड बाय में बनेगा n²। सब कुछ लिखा है, देखो एक बार चेक करो, 8 लिखा, ε0 है, ε0 तो ε0² लिख दो, और यहां पर बन जाएगा n² h² था, h² लिखा गया। यहां पर लिखा गया है Z², e² e⁴ हो जाएगा, यहां Z और Z² हो जाएगा, m लिखा गया है, सही है। अब हमारे पास एक की वैल्यू निकल के आई। अब इसके इस तरह से हमारे पास, तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला निकल के आएगा गतिज ऊर्जा का, ये गतिज ऊर्जा हो गई, ठीक है। और अगर हम यहां पर इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो और लगा के एक और फार्मूला है हमारे पास, वो फार्मूला क्या है, और बराबर लिखें तो k बराबर लिखा जाएगा हाफ m, v का मतलब क्या होता है, vn का स्क्वायर। तो vn का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, vn देखो आया क्या था, तो यहां बनेगा Z⁴, और यहां पर e⁴, और यहां बन जाएगा Z² डिवाइडेड बाय, यहां क्या लिख सकते हैं, ये बनेगा 4 ε0 का स्क्वायर, यहां बन जाएगा 4 ε0 का स्क्वायर, फिर यहां बनेगा h² n², तो यहां बनेगा h² n², ये बनेगा, ठीक है। और इसको इस तरह से रिलेट करते हैं तो ठीक है, अगर इस तरह से रिलेट नहीं करना चाहते, सी के टर्म में रिलेट करना है तो सी के टर्म में भी रिलेट कर सकते हैं, रेडबर्ग नियतांक मिल जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू मिलेगी, इसको सॉल्व कर देंगे, देखो सेम रिजल्ट मिलने वाला है। यहां से क्या मिलेगा, me⁴, ये तो हो गया, Z² को बाहर लिख दिया गया है, यहां क्या बन जाएगा, यहां पर बनेगा हाफ mv², यहां पर क्या था, यहां पर 2 था, तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, तो 2 का स्क्वायर यहां पर 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा ये, तो यहां 4 बनेगा, 4 to 8 बन जाएगा, तो ये 8 बन जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, यहां पर ε0 का स्क्वायर बनेगा, और ये बन जाएगा h²। यहां से भी देखो सेम रिजल्ट आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय में n² बनेगा। तो चाहे जैसे निकाल लो, दोनों तरफ से सेम सेम रिजल्ट आएंगे। डायरेक्ट वैल्यू इसमें रख लो तो भी रिजल्ट यही मिलेगा, और उसमें जुगाड़ लगा लो तो भी यही रिजल्ट मिलेगा। अब ये हो गई गतिज ऊर्जा। अब बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा की। किसकी, स्थितिज ऊर्जा की। और वह कैसी स्थितिज ऊर्जा होगी, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो इसे कैसे लिखा जाता है, इसे U से लिखा जाता है, बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ठीक है, Q2 डिवाइडेड बाय में Rn लिखा जाएगा। समझ में आया होगा। अगर दो आवेश होते तो उनके मान चिन्ह के सहित रखे जाते हैं, इसमें तो चिन्ह के साथ रखेंगे, नाभिक पर प्लस इलेक्ट्रॉन पर माइनस, तो Ze² डिवाइडेड बाय में Rn बनेगा। अब इसे सॉल्व करना हमें, तो U की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, माइनस लगा लो आगे, Ze² डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में Rn लिखना, तो Rn को उल्टा करके इधर लिख दो। Rn है कितना, पहले उल्टा करो उसके बाद लिख दो। Rn ये देखो लिखा गया एप्सिलॉन नॉट n² Z², ठीक है, इसी को लिख दो ना पूरा पूरा यहां पर, पाई m Ze² डिवाइडेड बाय में, नीचे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट n² h², ये बन जाएगा R, उल्टा करके लिख दिया है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो यहां से वैल्यू मिलेगी U बराबर, यहां E बन जाएगा e की पावर 4 बनेगा, और एक m लिख लो पहले, जैसे ये लिखा उसी तरह से लिखते जाओ इसे देख के, m e⁴ बनेगा, तो देखो ये m बन गया, e⁴ बन गया, Z² चला जाएगा बाहर, डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, हाँ पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, इसे क्यों लिख रहे हैं, ये पाई से पाई देखो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर लिख लो, और साथ में यहां पर h का स्क्वायर लिख लो, और इनटू में इधर लिख दो z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n² बन जाएगा, ये बनेगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। अगर ये स्थितिज ऊर्जा है तो यहां से देखो ये जैसा लिखा गया है उससे आधी है ये, अभी सब निकालते हैं, कुल वैद्युत ऊर्जा या कुल ऊर्जा, ये कुल ऊर्जा इधर निकालते हैं नए पेज पर। इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में कुल ऊर्जा लिखेंगे तो इसे लिखा जाता है En से, En बराबर क्या होगा, दोनों का योग होगा, K + U लिखा जाएगा। मान रख दो दोनों के, K का मान कितना दिया गया है, K का मान निकल के आया है, देखो ये लिखा गया है me⁴ डिवाइडेड बाय में, यहां पर क्या लिखा गया है, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर प्लस h², 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू h², यहां पर लिखा गया है Z² बाई n², और यहां पर प्लस लगा के ये लिखो, तो ये लिखा गया है m, और यहां पर साथ में लिखा गया e⁴ डिवाइडेड बाई में लिखा गया है 8, या ऐसे लिखो चिन्ह के साथ, चिन्ह क्या आया है माइनस का, me⁴ डिवाइडेड बाई में 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h² इंटू में Z² बाई n² बनेगा, यही तो होगा। अब यहां से सॉल्व कर देते तो En की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहां से En अगर लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये लिखा है 1/2, ये लिखा है 1, तो आधा ही तो बचता है, तो ये बनेगा -me⁴ डिवाइडेड बाय में यहां लिखा जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर Z², और इंटू में यहां लिख सकते हैं Z² बाई n²। ये हमारे पास nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकल के आ जाएगी, माइनस चिन्ह आया है, इसका मतलब वो इतनी ऊर्जा के साथ बंधा हुआ है। अगर यहां से मान रखेंगे तो माइनस, यहां पर ऐसा ना लिखो, ऐसा लिख देते हैं En बराबर, तो माइनस का ये 13.6, और इसे लिखा जाता है Z² बाई n²। ये हमारे पास रिजल्ट्स निकल के आते हैं, जो बीच में नियतांक रखा गया है ना, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बनेगा 13.6 इंटू Z² बाई n² निकल के आता है। यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि कौन किसके साथ समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, स्क्वायर कब लगता है, कब स्क्वायर नहीं रहता, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की, है जगह इधर ग्राफ की बात कर लेते हैं, यहीं कहीं पर ग्राफ में बनाना है हमें।
ग्राफ कुछ ऐसा देखो, इधर ये है रेफरेंस लाइन एक्स अक्ष की और इधर है वाई अक्ष की, ठीक है। इसमें ग्राफ हमें खींचना है, इधर है Rn, इधर हमारे पास दिया गया है En, या कह सकते कुल ऊर्जा इधर, और इधर दिया गया है ऊर्जा। ऊर्जा के ग्राफ हमें खींचना है। तो अगर ऊर्जा के ग्राफ खींचेंगे, देखो गतिज ऊर्जा कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो 1/r के साथ अगर हम इसे रिलेट करते हैं, 1/r के साथ जब हम इसे रिलेट करते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है, k का r के साथ, गतिज ऊर्जा के साथ। और दूसरा अगर बात करते हैं यहां पर कौन ज्यादा है, तो माइनस वाला ज्यादा कम या होता है, तो इसमें ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा बनेगा और एक ग्राफ इसके ऊपर निकल के आएगा कुछ इस तरह से। तो ये वाला जो ग्राफ बना है ये है UR का ग्राफ, और ये ग्राफ जो बना है वो ER का ग्राफ है। ये ग्राफ याद रखेंगे, इस फार्मूले से ही निकल के आए हैं। यहां से देखो, यहां पर ये जो फार्मूला निकल के आया है ना, 1/Rn होता है यहां पर, वहां पर 1/Rn देखो दिया गया, उसी के सापेक्ष दोनों ग्राफ बनाए गए हैं। तो ये ER होता है, UR होता है, KR ये धनात्मक होता है, ये ज्यादा ऋणात्मक होता है, ये कम ऋणात्मक होता है पर ऋणात्मक रहता है। ये ग्राफ हो गया, ये रिजल्ट्स हो गए। ये रिजल्ट याद रखना हो तो यहां पर लिख लो, H परमाणु के लिए, H परमाणु के लिए, H परमाणु के लिए क्या लिख सकते हैं, H परमाणु के लिए Z बराबर 1 लिखा जाता है। तो उस केस में जो En बनेगा वो क्या लिखेंगे, -13.6, यहां पर बन जाएगा डिवाइडेड बाय में n², क्योंकि Z की वैल्यू उस केस में 1 लिखी जाएगी। ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगा। यहां पर जो ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगी। बदलना तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो बदल लेंगे। ये हो गई इसकी ऊर्जा, कुल ऊर्जा, इनके पीछे ग्राफ हो गया। यहां पर ये प्रोसेस क्या है पूरा समझ लिया। ये कक्षीय वेग का व्यंजक हो गया, यहां स्थायी कक्षा की त्रिज्या हो गई। अब इसके आगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला एक्स्ट्रा पॉइंट होगा यहां पर, इधर ही, इधर डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है आवृत्ति। आवृत्ति कैसे लिखी जाएगी, तो हम जानते हैं आवृत्ति लिखा जाए, पहले क्या लिखो, टाइम पीरियड लिखो, आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल T बराबर लिखा जाता है, ये लिखा जाएगा 2πRn डिवाइडेड बाय में VN लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे इसे। तो इस तरह से हम इसका आवर्तकाल निकाल सकते हैं। एक काम करो, यहां पर 2π को कॉमन ले लेते हैं, Rn की वैल्यू लिखवा दो, संबंध बताना सिर्फ बस। Rn की वैल्यू क्या आई थी, यहां से देखो, ε0 n² h², ε0 n² h², इनको हटा देते हैं यहां से, बार बार बीच में आ रहे हैं ये। यहां पर क्या लिखा गया है, ε0 n² h² πmze² इनटू में Vn को उल्टा करके लिख दो। तो Vn यहां पर निकल के आया है, देखो ये है Vn को उल्टा करो और लिख दो, यही है Vn। तो ये बन जाएगा 2ε0 hn, 2ε0 hn डिवाइडेड बाय, तो 2ε0 hn, और इसे हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, e²z। तो यहां पर लिखेंगे e²z बन जाएगा, बनेगा ऐसा। तो यहां से टाइम पीरियड निकालेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करवा दो, बाकी चीजों को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कर देते हैं। यहां 2 और 2 4 बन जाएगा, बाकी चीजें जो कट रही हैं उनको काट दो। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, बाकी को लिख दो, ठीक है। तो 2 2 बन जाएगा 4, ε0, तो ε0 का स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पर h की पावर बन जाएगा 3, क्योंकि h² h की पावर 3 बनेगा। यहां पर लिखेंगे ये बन जाएगा m e⁴ बन जाएगा, ये m e⁴, और बाहर क्या बनेगा, तो बाहर बन जाएगा n³ डिवाइडेड बाय में z²। याद रखेंगे, ये फार्मूला इसलिए बताया है कि अगर आ जाए कि आवर्तकाल निर्भर करता है, तो ध्यान रखना आवर्तकाल निर्भर करता है t समानुपाती होता है n³ के, ये आता है। और अगर यहां से आवृत्ति निकालें तो आवृत्ति, तो हम जानते हैं जो आवृत्ति होती है f, वो 1/t ही तो होती है। इसको उल्टा कर दो, बनेगा m e⁴
डिवाइडेड बाय में 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h क्यूब बनेगा, इनटू में क्या लिख सकते हैं z स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n क्यूब बनेगा। ये आवृत्ति हो जाएगी, ये आवृत्ति हो जाएगी। और यहां से f निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 1/n क्यूब निकल के आएगा। बोर्ड ने इस बार यहीं से क्वेश्चन पूछा था। तो कैसे निकाले जाते हैं, अगर हमें Rn और Vn पता होते तो कुछ भी निकाल सकते जो वो कहेंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसमें कि ये वाला जो टर्म होता है यहां पर ये होता है f बराबर 6.62 गुणे 10 की घात 15 और यहां पर ये लिखा जाता है z स्क्वायर बाई n क्यूब। इतने हर्ट्ज में होता है, ये हर्ट्ज में लिखते हैं ना इसे, ये हर्ट्ज में लिखा जाता है। ये किस में होता है, सेकंड में होता है। ये हर्ट्ज हो गया, सेकंड हो गया। एक काम और करते हैं, ये आवृत्ति हो गई, संवेग निकाल दो इसका। संवेग क्या होता है, p बराबर m इंटू में क्या लिखा जाता है, vn लिखा जाता है। तो m तो ठीक है, vn की वैल्यू बता दो। तो vn की वैल्यू देखो उल्टा करके लिखी गई है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। यहां पर जो निकल के आया था एक बार चेक कर लो, vn क्या आया था, यहां पर देखो लिखा गया है vn आया था जेड ई स्क्वायर, लिख दो जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर बन जाएगा यहां पर। और डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट n इंटू में h बन जाएगा। यहां पर संवेग p बनेगा, संवेग p में यहां से जो p की वैल्यू निकल के आएगी तो m इंटू में e स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट h बनेगा। और इनके साथ जो रिलेशन आएगा दैट विल बी z बाई n बन जाएगा। ये है, ऐसे नहीं याद रखना चाहते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए तो याद रखेंगे। हम जानते हैं जो p होता है वो vn के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हम जानते हैं vn किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो z बाई n के होता है। तो जो p होगा वो भी ऐसा ही संबंध रखेगा, z बाई n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही निकल के आएगा। निकाल सकते हैं, तो कुछ भी पूछा जाए इससे रिलेटेड जो भी निकालना होगा यहां से निकाल सकते हैं। यह हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर सिद्धांत था। यहां से ऊर्जा निकालना सीखा हम लोगों ने, यहां कक्षीय वेग निकालना सीख लिया, बोर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या देख ली, और कैसे शुरुआत करते हैं आई थिंक पता होगा। बोर का ये पहली परिकल्पना थी और ये दूसरी परिकल्पना थी, पहली परिकल्पना और ये हमारे पास दूसरी परिकल्पना दी गई है, ये है द्वितीय परिकल्पना, द्वितीय परिकल्पना। अब ये हो जाती है द्वितीय परिकल्पना। तो पहली दोनों परिकल्पनाओं को मिला करके हम हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए बोर का परमाणु मॉडल पढ़ सकते हैं। यहां से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, जो संबंध n के साथ निकल के आया, z के साथ जो संबंध आया वो याद रखना है। सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो उसे सिद्ध भी करना है, ठीक है। आवर्त काल का जो मान होता है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आता है, ये सिद्ध करना था, इस बार बोर्ड का सवाल था। तो कैसे सिद्ध करना, आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी, इसीलिए इसको अलग सेपरेट क्लास में किया गया, नहीं तो बोर के एटॉमिक मॉडल के साथ इसे हम कवर कर सकते थे। आई थिंक ये सारी चीज समझ में आई होंगी। अगली क्लास में हम लोग श्रेणियों के साथ डील करेंगे कि स्पलाइमन बामन पास्टन ब्रैकेट क्या होती हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य कैसे निकाली जाती है, अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य उनकी क्या होती हैं और वो किस क्षेत्र में मिलती हैं। तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।